नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भारतीय हिंदू नाटक अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम द्वितीय 2020 में। इस कोरोना काल में जब जीवन हर तरफ स्थिर बना हुआ है, भारतीय हिंदू नाटक अकादमी अपने एक नवीन पहल के साथ आप सबके बीच में हाजिर है। माननीय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन श्री नीलकंठ तिवारी जी की प्रेरणा से एवं संस्कृति विभाग के समस्त उच्च अधिकारियों के कुशल मार्गदर्शन में भारतीय हिंदू नाटक अकादमी द्वारा रंग समागम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रंग समागम के माध्यम से हम जुड़ रहे हैं कला जगत की उन विभूतियों से जिन्होंने कला साधना के माध्यम से अपना एक विशेष मुकाम हासिल किया है, एक मानक निर्धारित किया है। हमारे आज के अतिथि ऐसे ही एक विशेष कलाकार हैं। ये बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न है। इनका जन्म जोधपुर में हुआ। ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पूर्व छात्र हैं। यहाँ से इन्होंने डिजाइन और डायरेक्शन में डिग्री प्राप्त की। ये एक बहुत ही कुशल अभिनेता, डायरेक्टर, सेट एवं लाइट डिजाइनर है और इसके साथ एक बहुत ही कुशल म्यूजिशियन भी है। आज हमारे साथ है श्री अरु व्यास जी। अरु सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारतीय हिंदू नाटक अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम द्वितीय 2020 में। थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप सबका शुक्रिया कि बीएनए ने अपने ही परिवारजनों को याद किया। तो सबसे पहले आपका और आपके इंस्टीट्यूट का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। उम्मीद करते हैं इस कोरोना काल में आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा सर। बिल्कुल, आप सबकी कृपा रही है कि सब लोग एक दूसरे के बारे में सोचते हैं तो सब कुछ ठीक है। जी सर। सर, शुरुआत में ही मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि नॉर्मली हम नॉर्दर्न इंडिया में देखते हैं कि ड्रामेटिक आर्ट्स को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। ऐसे में आप राजस्थान से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तक गए, वो उस सफर के बारे में आप बताइए हमें। जी, थोड़ा संक्षिप्त में मैं बता देता हूँ कि क्या हो सकता है। एक्चुअली जो हालात आप कह रहे थे बिल्कुल नॉर्दर्न इंडिया में वैसा ही है, और उसमें भी राजस्थान तो एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे हम समझ लीजिए कि जितना अकाल यहाँ होता है उतना ही रंगमंच में भी यहाँ पे अकाल ही पड़ा हुआ था। लेकिन ये और बात है कि उन अकाल के अंदर भी कुछ बारिश की बूंदें हमेशा यहाँ रही है, बड़े बड़े नामों की, जिनमें सरताज नारायण माथुर से लेकर के यहाँ पे अर्जुन देव चारण से लेकर के बहुत लोग थे जिन्होंने थोड़ी बहुत हरियाली के लिए उम्मीदें जगाई रखी है। शायद उन्हीं हरियालियों में से किसी एक पत्ते की खुशबू से आप बात कर रही हैं, तो उन्हीं की वजह से। तो मुझे माहौल ऐसा था, घर में माहौल है, मेरे पिताजी मेरे रेलवे में ड्राइवर हैं, लेकिन वो गाते बहुत अच्छा है, डांसर हैं, रेलवे में प्रोग्राम करते रहते थे। तो मैंने उनके साथ ही उनको ही देखा पहली बार मंच पर अभिनय करते हुए, और मुझे लगा कि नहीं, ये काम ऐसा है जिसमें लोग ताली बजाते हैं और बाद में गिफ्ट भी देते हैं और कुछ अवार्ड। तो छोटी उम्र में मुझे ये, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई। और ये बात है 1990 की, एनएसडी के दिनेश खन्ना जी आए हुए थे जोधपुर में, उस वर्कशॉप से मेरी शुरुआत हुई और तब से लगातार ये समझ लीजिए कि मेरा पहला जो इंट्रोडक्शन है थिएटर से वो किसी एनएसडी के ग्रेजुएट से ही हुआ। सो क्या है ना, कोरे पन्ने पे पहली बार जिसने जो कुछ भी लिखा वो ठीक ठीक ही लिखा, तो वापस मिटाने की नौबत आई नहीं कभी। तो तब से ऐसा लगा कि जो काम करना है तो प्रशिक्षित लोगों के साथ ही करना है, चाहे वो बीएनए से हैं, चाहे एनएसडी से हैं या एसआरसी से हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूट जो हिंदुस्तान के थे। तो वहीं से मेरी शुरुआत हुई है। हाँ, संघर्ष बहुत है यहाँ पे। लोकल लेवल पे थिएटर करना बहुत मुश्किल था। तब के जमाने में लंबी लंबी दूर की यात्राएं साइकिल पे करना पड़ती थी, और नाटक में रोल कैसा मिलेगा, हर दूसरा आदमी बोलता था अरुण यार तू तो गाना गा ले, बस बाकी हम एक्टिंग तो करवा लेंगे किसी से। तो हर दूसरा आदमी मुझसे गाने गवाता था, क्योंकि मेरे घर में दादी भी गाती है और सब घर में गाने का माहौल है, पापा भी गाते हैं। तो सीखा हुआ नहीं हूं मैं कहीं से गाना, लेकिन यह कि गाना गाने का बड़ा शौक है। और फोक हमारे आसपास, चारों तरफ घर के आसपास तो लोक नाट्य फैला हुआ है। तो मेरी जरूरत पड़ती थी जब हारमोनियम वाला नहीं आता था या गाने वाला नहीं आता था, वहां से मेरी शुरुआत हुई। और अच्छे लोगों के साथ काम करते करते, दूसरा क्या है, मध्यम वर्गीय परिवार में जब होते हैं तो और बहुत सारी चीजें होती है, पैसा भी कमाना होता है, पिता को ये विश्वास भी दिलाना होता है कि मैं थिएटर करने के साथ साथ जिम्मेदार कुछ बन भी जाऊंगा। इस बीच में किसी नाटक के साथ जुड़ जाना मतलब घर में दो संघर्ष चलते हैं, लोगों को बोलना कि मैं थिएटर करता रहूंगा और घर वालों को ये बताना कि कमा भी लूंगा। तो ये सारे काम करना बड़ा मुश्किल था। ऐसे में पिताजी ने और मेरी माताजी ने मुझे बहुत सहयोग किया कि नहीं, तुम ये काम करना चाहते हो तो करो, लेकिन जब कर रहे हो तो अच्छी इंस्टीट्यूट से करो। अच्छा। और तब उन्होंने मुझे एनएसडी का रास्ता दिखाया और एनएसडी में अप्लाई किया। और जैसा कि होता है कि पहली बार गए तो कुछ समझ ही नहीं आया, उन्होंने बोला जाओ बेटा तुम्हारे लिए नहीं है एनएसडी। लेकिन जब दूसरी बार ट्राई किया, दूसरी बार समझाया लोगों ने, बहुत पढ़ाई की,
पूछा वो लोगों से बाहर निकलने के बाद, भाई साहब आप मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? तो बोला नहीं बेटा पढ़ाई करो, लिटरेचर पढ़ो, थिएटर देखो, थिएटर के बारे में बात करो, थोड़ा पढ़ लिख जाओगे उसके बाद यहाँ पे आना। तो गुरुओं की खूब कृपा रही मेरे ऊपर, तो उन्होंने पढ़ने लिखने के लिए बोला और सन 2000 में मेरा एनएसडी में सिलेक्शन हुआ। और किसी को उम्मीद नहीं थी, मेरे घर में भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन अंततः एक व्यक्ति ने कला के पहले पायदान पे पांव रख दिया। तो इतना सफर है मेरा बस। जी सर। सर नॉर्मली ट्रेंड देखा गया है कि लोग एक्टिंग ऑप्ट करते हैं, ऐसे में अपने डिजाइन और डायरेक्शन ऑप्ट किया, तो उसका मोटिवेशन क्या रहा? एक्चुअली इसकी कहानी है इसलिए कि मैं एनएसडी करने से बहुत पहले जब भी घर में किसी की शादी होती थी तो शादी के पंडाल से लेकर के सारा काम मुझे दिया जाता था। अच्छा। पता नहीं क्यों दिया जाता कि यार ये थोड़ा ऐसा दिखा देगा कि जब आएंगे समधी तो उनको थोड़ा दिखाए अच्छा लगेगा, सेट कहाँ होना चाहिए, लाइटें कहाँ होनी चाहिए, दूल्हा कहाँ बैठेगा, दुल्हन कहाँ बैठेगा, या घर में कभी कोई फंक्शन होता है तो घर को सजाने का काम मेरा होता था। तो मुझे लाइट्स और प्रॉपर्टीज के साथ शुरू से आदत थी। तो ये मुझे जब एनएसडी गया था तब तक मैं काफी एक्टिंग कर चुका था और एक्ट्रेस का क्या हश्र होता है वो भी मुझे पता था। अच्छा। मुश्किल, क्योंकि ये मेरी कम्युनिटी की बात है इसलिए मैं जानता हूँ कि एक्टर के लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है, टेक्निकल आदमी के लिए सर्वाइव करना बहुत आसान है। और फिल्म में एक्टर बनना मेरा कभी रहा नहीं कि मुझे फिल्म करना, क्योंकि मेरी तो पूरी फैमिली ही फिल्म इंडस्ट्री में है। तो मुझे फिल्म का कभी कोई शौक नहीं था। लेकिन मुझे एनएसडी में जाने के बाद भी एनएसडी के जो सीनियर्स आते थे एक्टर्स जो बॉम्बे रह रहे हैं या जो और के काम कर रहे हैं, तो उनसे बातें करके लगता था कि नहीं इतना पेशेंस मेरे अंदर नहीं है कि मैं हजारों रुपया किराया देकर के बॉम्बे में कुछ काम करूं या मैं ट्रेंड होने के बाद 20 साल तक वेट करूं कि मुझे कोई काम देगा। और ऐसे में जब एनएसडी में मुझे माहौल मिला तो मुझे लगा था डिजाइनर्स के लिए या थिएटर टेक्निक्स के लिए वहां पे कुछ ज्यादा काम है करने के लिए, अच्छे एक्सपर्ट्स मिलते थे हमको। तो वहां जाने के बाद मुझे डिजाइनिंग दी नहीं गई थी वैसे फर्स्ट ईयर के बाद कि नहीं आप उर्दू बोलते हैं, गाना गाते हैं, लंबे हैं, प्रोडक्शन में एक्टिंग कौन करेगा, प्रोडक्शन में एक्टिंग कौन करेगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने ये काम देख किया हुआ है और मुझे 3 साल वेस्ट नहीं करने हैं, इन्वेस्ट करने हैं। तो मैं डिजाइन और इस पे काम करना चाहता हूँ। तो सेकंड ईयर में फिर मुझे जबरदस्ती दी गई कि देखिए आपको एक्टिंग भी करनी पड़ेगी अगर प्रोडक्शन में जरूरत हुई तो। मुझे डिजाइन से इसलिए मैं चाहता हूँ, शुरू से मुझे क्रिएट करने का बहुत शौक है। ये आदत अभी तक बनी हुई है, कैसे कोई चीज क्रिएट करे और उस क्रिएशन में मेरा कितना कंट्रीब्यूशन है। थिएटर में भी जब लोग एक्टिंग करते हैं एंट्री और एग्जिट होती है, आता है और चला जाता है, उसके बाद उसका कंट्रीब्यूशन उतनी देर तक ही रहता है। एक डायरेक्टर होता है जिसका कंट्रीब्यूशन थ्रू आउट रहता है। 40 दिन पहले से वो एक एक करके ईंट लगाता है और अंतिम दिन जब शो होता है तब उसका क्रिएशन उसको दिखाई देता है कि मैं कितना फेल हुआ, कितना मुझे और जानने की जरूरत है, कितनी और कलाएं हैं जिसका समावेश मैं इसमें कर सकता था। तो इन सब को देखते हुए मुझे लगा कि एनएसडी का अगर अच्छा यूज करना है मुझे तो मैं डिजाइन एंड थिएटर टेक्निक्स में काम करूंगा। और वो मैंने किया तो मुझे आज उसका फल मिल रहा है कि आप मुझे बुला के बात कर रहे हैं। सर आपने कहा आप फिल्मों में काम करने के लिए मोटिवेटेड नहीं थे, लेकिन आपने फिल्मों में टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी काम किया, प्लस एक्टिंग भी की। बुद्धा मूवी में आपने बुद्धा का चरित्र किया, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये ऐसा था कि मुझे शुरू से मैं फिल्मों से मुतासिर बहुत हूँ। मुझे अमिताभ बच्चन को देखना, दिलीप साहब को देखना, सौरभ मोदी को देखना अच्छा लगता था। उनसे ही हम प्रभावित होकर थिएटर में आते हैं। पर जब काम करते हैं, चीजों के साथ रहते हैं तो चीजें बदल जाती है, हमको सच्चाई समझ में आने लगती है। तो मैंने एनएसडी करने के बाद मैं दिल्ली में ही काम कर रहा था, एनएसडी एक्सटेंशन प्रोग्राम में काम कर रहा था। पूरे हिंदुस्तान में मैं पढ़ाने जाता था। तो वहां पर एक लखनऊ का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है CMS, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल का, जगदीश गांधी जी का है। तो वो एक बच्चों के लिए फिल्म बना रहे थे बुद्ध के ऊपर। तो मैं किसी नाटक की लाइन में खड़ा होकर टिकट ले रहा था और वहां पे एक आदमी आया कि साहब कल आप रेलवे स्टेशन के, दिल्ली रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में ऑडिशन आएंगे क्या? हमको बुद्ध का आदमी चाहिए और बुद्ध चाहिए और आपसे बिल्कुल लंबाई वगैरह सब मिलती है। तब मैं क्लीन शेव हुआ, मैं अगले दिन पहुंच गया। तब पैसे, एनएसडी करने के बाद पैसे की जरूरत होती है, तब आदमी पैसे के लिए काम करता है उसके लिए काम नहीं करता। और मैं अगले दिन पहुंच गया और वहां पे ऑडिशन हुआ और उन्होंने मुझे कास्ट कर लिया कि आप बुद्धा का रोल कर रहे हैं। और तब हम वहां से लखनऊ आए। लखनऊ से फिर हम श्रावस्ती गए। श्रावस्ती में जहाँ एक्चुअल में बुद्धा ने लिया था संन्यास, जिनको तब ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहीं हम उसी जंगल में हमने शूट किया था। और ये मेरे लिए बिल्कुल नई चीज थी। मैं थिएटर का बैकग्राउंड हूँ और वहाँ पे सारे कैमरास और स्क्रिप्ट्स और शॉट्स और ये सब चीज थी। मैंने कहा भाई मैं अभिनय करना जानता हूँ,
ये बता देना कब से शुरू करना है और कब बंद करना है। कैप्चर जो कैप्चर करना हो तुम कर लेना। तो उन लोगों ने बहुत सिखाया मुझे, क्योंकि जब बाबा कानंत के साथ जब मैं था एनएसडी के वक्त में, तब उन्होंने कहा था बेटा तेरा छात्र मर जाए ना तो मर जाना, तेरे अंदर का छात्र मर जाए तो मर जाना। अच्छा। तो वो बात मेरे को शुरू से रही यार कि छात्र मरे क्यों। तो मैं उस दिन श्रावस्ती में मुझसे बहुत छोटी उम्र के बच्चों से मैं शॉर्ट डिवीजन भी सीख रहा था, कैमरा एंगल भी सीख रहा था। मैं हर थोड़ी देर में चला जाता था। मैंने कहा ये भूल जाना कि तुम किसी एनएसडी ग्रेजुएट से बात कर रहे हो, तुम ये जो जानना कि भाई तुम्हारे लिए एक इंटर्न करने वाला लड़का आया है जो एक्टिंग कर रहा है। तो उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया कि कैसे, क्योंकि मैंने कहा भाई मैं तो ये मान के चल रहा हूँ मेरे सामने 10-12 दर्शक बैठे हैं और तुमने कैमरा लगा लिया, वो अलग बात है। तो वो 9 दिन हमने शूट किया। 9 दिन में बुद्ध को लेकर के बातें हुई। हम लोग काफी वहाँ पे बने हुए आश्रम बने हुए आसपास, उनके यहाँ गए, लोगों से मिले, उस कैरेक्टर पे बातें की। तो स्कूलिंग सारी एनएसडी की थी, वही काम आई, पर एक मीडियम नया था। और नए मीडियम के लिए आप चाहे एनएसडी के हो, चाहे राडा से हो, चाहे किसी बड़े तोप कुछ भी हो, अगर आपके अंदर का छात्र मृत अवस्था में है तो आप लंबी दौड़ नहीं लगा सकते। तो ये बुद्ध का काम जब मेरा पहला काम था मीडिया के लिए, और वो उतना ही था जितना मैंने किया है, पर उस वक्त मुझे सीखने को बहुत मिला बुद्ध के बारे में भी। और ये कि फिल्म मीडियम एक ऐसा मीडियम है जहाँ बहुत पेशेंस चाहिए और बहुत जागरूक होकर ही काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है उसका बहुत सारा अनुभव आज तक मुझे काम आ रहा है जब मैं फिल्म मेकिंग पढ़ा रहा हूँ तो। अच्छा। सर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने फिल्मों में टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी काम किया, प्लस आप थिएटर में तो सेट और लाइट डिजाइन देखते ही हैं। दोनों में क्या डिफरेंस रहा, क्या सिमिलैरिटीज रही, कैसे एक्सपीरियंस रहा? थिएटर का एक ऐसा है कि थिएटर में हमारे पास एक ड्यूरेशन होती है। जब हम एक स्क्रिप्ट होती है, जो स्क्रिप्ट हमसे बात करती है। एक अच्छा डिजाइनर उसे कहा जाता है जो अपनी स्क्रिप्ट से बात कर सके। अगर उसकी स्क्रिप्ट रात को कमरे में उससे बात करती है कि देख कॉस्ट्यूम में ये पॉसिबिलिटी है तेरे पास, सेट तू ये लगा सकता है, डायलॉग्स आपसे बात करते हैं। कहीं गूगल करने की, किसी लाइब्रेरी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आपको अपनी स्क्रिप्ट से बात करना आता है। शुरू से स्कूल में आने से पहले जब थिएटर करता तब भी मैं घंटों अपने स्क्रिप्ट को लेके बैठा रहता था कि ये स्क्रिप्ट क्या चाहती है मुझसे, मैं क्यों 2 महीने यहाँ पे लगा रहा हूँ, साइकिल से 20 किलोमीटर जाता हूँ, 20 किलोमीटर आता हूँ, क्या ये स्क्रिप्ट मुझसे बात कर सकती है? तो कई बार स्क्रिप्ट मुझे कैरेक्टर के बारे में बता देती थी कि बेटा तेरा ये कैरेक्टर तो लंगड़ा है, उसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है, पर तेरा ये लंगड़ा कैरेक्टर है, तो थोड़ा लंगड़े होने पे काम कर। तेरा ये कैरेक्टर तो थोड़ा सा ईर्ष्यालु है। जब सेट डिजाइन करने लगा, लाइट्स करने, प्रोडक्शन डिजाइन करने लगा, तो स्क्रिप्ट्स में ही सेट निकल के आ जाता था। या वो सिंबॉलिकल करना है मुझे, या मुझे प्योर रियलिस्टिक पे काम करना है, वो डिपेंड करता है कि मुझे काम कैसा करना है। और बजट बहुत कुछ तय करता है कि डिजाइन कैसा होगा। तो थिएटर के लिए हमारे पास एक टाइम लिमिट होती है, 3 महीने रिहर्सल करेंगे, 3 महीने में इवॉल्व होगा सेट और हमको खत्म कर देना है। फिल्मों में ऐसा नहीं होता है। फिल्मों में कॉस्ट्यूम हो, चाहे वो डिजाइन, सेट डिजाइन का काम करना जिसको हम आर्ट डायरेक्शन बोलते हैं, वो काम बहुत सब कुछ प्री होता है। आपके पास ना एक्टर होता है, केवल स्क्रिप्ट होती है। आपको ये भी पता नहीं है कि एक्टर के साथ रिहर्सल करते करते कोई चीज इवॉल्व हो जाती है। वो सुविधा फिल्मों में नहीं होती है। तो इसलिए जिन लोगों का प्री प्रोडक्शन बहुत स्ट्रांग है, या जो बहुत अच्छा इमेजिन कर सकते हैं प्रोडक्शन को, जो डायरेक्टर के साथ बैठ करके प्लान कर सकते हैं कि डायरेक्टर चाहता क्या है, तो ये एक ही तरह का टैलेंट है। लेकिन फिल्मों में ज्यादा जागरूक होकर, ज्यादा फोकस होकर काम करना पड़ता है, क्योंकि वह बजट एक तो बहुत ज्यादा है। आपने कोई भी चीज क्रिएट कर दी तो वो डिस्मेंटल नहीं की जा सकती और पैसा वेस्ट हो जाएगा। सेट नाटक में हम लोग कई बार रास्ता निकाल लेते हैं, थोड़ा सा कपड़ा बदल दो, यहाँ से यहाँ निकाल के टाके लगा दो, ठीक हो जाएगा। फिल्म डायरेक्टर्स जो होते हैं वो बिल्कुल के आसिफ की बीमारी होती है उनको। के आसिफ साहब ने बोल दिया कि नहीं, दिलीप का साहब जो जूते पहनेंगे मुगले आजम में, उनमें सच के हीरे पन्ने जड़े होने चाहिए और वो लखनऊ से आएगी जूती। अच्छा। सिनेमा के डायरेक्टर ऐसा होता है, तो यहाँ पे हम इतनी रिस्क नहीं ले सकते। दूसरा, हमारे पास थिएटर में कैनवास छोटा होता है, हमको रियलिटी में दिखता है। फिल्म, टीवी और थिएटर में सबसे बड़ा फर्क ही है कि थिएटर में जितना आदमी होता है उतना ही दिखाई देता है, लेकिन टीवी में अपने आदमी होने से छोटा दिखाई देता है और सिनेमा में होने से बड़ा दिखाई देता है। तो थिएटर का काम हमारे पास टाइम लिमिट होती है और सिनेमा में हमारे पास टाइम लिमिट भी नहीं होती है, फ्रेम भी बड़ा होता है, कैनवास थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो उसमें डिजाइन करने के लिए आपको बहुत लोगों का, क्या कहते हैं उसे, निर्देशक भी है, प्रोड्यूसर भी है, एक्टर्स के टेंट्रम्स भी है,
डैनी की अगर कॉस्ट्यूम करूंगा, डैनी बोलेंगे मेरी कॉस्ट्यूम वहां से होगी, आशुतोष राणा बोलेंगे मेरी कॉस्ट्यूम JW मेरिट से होगी, और बॉबी देओल का कॉस्ट्यूम करूंगा तो बोलेगा तानिया करके आएगी। ये जिनके साथ मैंने काम किया, बॉम्बे में एक फिल्म थी अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तो उसका जब मैं कॉस्ट्यूम कर रहा था तब मुझे लगा था कि मैं क्रिएटिव काम से ज्यादा मुझे सबके ईगोस को बहुत संभालना पड़ता था, कि बॉबी देओल की पत्नी का अलग है कि बॉबी की जो टोपी आएगी वो तो वहाँ पेरिस से आएगी, वो इंडिया के कपड़े से बनी हुई टोपी नहीं पहनेंगे वो, तो पेरिस से उनका कपड़ा आया, फिर पेरिस से कपड़ा आया उसकी टोपी बनी। डैनी डेंजोपा का अमिताभ बच्चन के लिए मतलब उनका नाप लेने के लिए कोई और आएगा, फिर खार में जाकर उनकी कॉस्ट्यूम बनेगी, फिर घर जाके उनको कॉस्ट्यूम देना पड़ेगा, तो वहां पे कॉस्ट्यूम डिजाइनर ना होकर के पता नहीं आदमी कुछ और ही हो जाता है, क्योंकि उनके कॉस्ट्यूम डिजाइनर तो फिर वो मनीष ही करेगा, सबके अलग अलग लोग होते हैं। तो वहां पे मुझे जब तक मैं रहा, क्योंकि ये जो टाइम था मेरा बॉम्बे का, मैं बॉम्बे गया था एक प्रोडक्शन में काम करने के लिए। गुलजार साहब के 3 नाटक थे, गुलजार साहब का और सलीम आरिफ का एक ग्रुप है ऐसे कम्युनिकेशन, तो उसके 3 नाटक थे जिनका विदेशों में शोज थे। मैं अमेरिका जाना था हमको, तो अमेरिका, दुबई, मलेशिया और एक सिंगापुर, तो वहां पे मुझे लाइट्स और सेट करना था उनका। तो वो जब काम हमारा चल रहा था उसके बीच में जब भी 2 महीने का वक्त मिलता था तो सलीम भाई ने बोल दिया यार तो ये काम करना, तो ये अनिल की फिल्म है तू देख लेना इसको, तो उन्होंने मुझे बोला, मैंने कर लिया वो। तब मुझे पता लगा कि यहाँ पे क्रिएटिव काम करने के लिए बहुत वक्त चाहिए, जब आपका ओहदा बड़ा हो जाता है तब जाके वहां पे क्रिएटिव के लिए जगह है, अदरवाइज वहां पे मैनिपुलेशन चलता है। हम जितनी काम कॉस्ट्यूम के लिए थिएटर में या इसको NSC के दौरान या अपने प्रोडक्शंस में करते हैं कि कैरेक्टर के साथ जानी चाहिए, या उतनी चीजें वो फोकस में अभी यहाँ नहीं है। बहुत रेयर प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं, बहुत रेयर डायरेक्टर्स हैं जो डीपली सोचते हैं इसके बारे में। सो जो आपका प्रश्न था कि क्या फर्क है, मुझे लगता है कि सेटिस्फेक्शन का बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा। थिएटर में जो सेटिस्फेक्शन मुझे मिला काम करके, वो सेटिस्फेक्शन मुझे वहां नहीं मिला। मुझे रोज रात को गुस्सा आता था, अच्छा शराब मैं पी नहीं सकता क्योंकि घर में कोई पीता नहीं, तो गांजा शराब सिगरेट कोई पीता नहीं घर में, तो मेरे को क्या उसका कोई ओरिएंटेशन नहीं है कि पता लगा पापा से ये भी मिल जाता तो काम चल जाता मेरा। तो घर में वो जर्दा भी नहीं, मैं तो NSC में कभी जर्दा भी नहीं खाया, सिगरेट नहीं पी, शराब भी नहीं पिया, तो वो जो रात को गुस्सा आता था बॉम्बे में उसको करे क्या। तो मुझे लगा मेरे गुस्से का एक ही इलाज है, बेटा तू जो काम करने के लिए पैदा हुआ, जिस काम की तूने ट्रेनिंग ली है वही कर, तो कम से कम इन जो तेरा बड़ा नशा है ना वो बड़ा नशा करता रहे, तेरे को छोटे नशे से दूर रहेगा। तो मैं तुरंत ही वहां से जैसे ही सोनाली बेंद्रे का एक नाटक था हमारा, सोनाली बेंद्रे और फारूक शेख, वो आपकी सोनिया हम करते थे। जैसे सोनाली बेंद्रे माँ बनने वाली थी, वो प्रेग्नेंट हुई, मेरा वो प्रोडक्शन रुक गया, मैं तुरंत घर लौट आया। मैंने कहा नहीं, मैं वरना मेरा पेशेंस लेवल बहुत, तो इसलिए ये जो बड़ा फर्क था, मुझे लगता है कि एक एक्टर की जो आत्मा है वो संतुष्ट होने के लिए है। जब वो पैसा कमाने की तरफ चले जाती है तब सारे विवाद खड़े होते हैं। तो मैं संतुष्ट जब नहीं हो रहा था, मैं तुरंत लौट आया, मुझे लगा मैं ये काम ज्यादा अच्छी तरह से कर सकता हूँ। जी सर, आप गुलजार जी के प्ले की बात कर रहे थे और आपकी सोनिया की बात कर रहे थे। दोनों नाटकों में आपने प्रोडक्शन डिजाइन किया, सेट और लाइट डिजाइन हेड थे आप। कई सारे शो आपने बाहर किए उसके, तो कई सारे शो उसके आपने बाहर किए, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ, ये है कि जोधपुर का मैं बहुत छोटे शहर से हूँ और मुझे पता है मेरी हैसियत क्या है, मुझे हरदम सीखना भी है। ऐसे में सोचिए अंधे को क्या चाहिए, आंखें। तो मुझे तो तुरंत गुलजार साहब के साथ उनके बंगले में बैठ के बातें करने का मौका मिल गया कि भाई एक नाटक कर रहे हैं, उसमें तुमको मुगल जो हवेली होती है बहुत बड़ी एक, वो तुमको क्रिएट करनी है, लाइट्स करनी है। सलीम आरिफ मिल गए जो चाणक्य के अंदर नरेटर भी थे और काम भी करते थे और बहुत अच्छे कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं, हमको हमारे टीचर भी हैं। तो मैं तो ये सोच रहा था कि कोई आदमी पैसे दे के भी मुझे सिखा रहे हैं। तो हम लोग जितने भी जगह सफर किया, हमने 3 नाटक थे हमारे, गालिब नामा, आपकी सोनिया और खराशे, ये 3 नाटक थे हमारे करने थे। तो गुलजार साहब हमारे साथ चलते थे। जब हम न्यूयॉर्क में शो करने गए एलिस टोली में, तो गुलजार साहब बहुत अच्छी बातें करते हैं। जितना गुलजार साहब सामने से दिखते हैं ज़हीन और बड़े प्यारे, बहुत मस्ती करते हैं। आइसक्रीम खाने का बहुत शौक है उनको। मतलब हम लोग, हमारा काम नहीं होता था, हम तो टाइम स्क्वायर निकल जाते थे आइसक्रीम खाने के लिए। तो एक ऐसे बड़े व्यक्ति थे जिससे, मतलब हिंदुस्तान का इससे बड़ा व्यक्ति राइटिंग में क्या होगा, डायरेक्शन में क्या होगा,
तो जितने 10-12 दिन मैं उनके साथ रहा, खूब बातें की, खूब सीखा कैसे काम, हम्बल कैसे होता है, एक आर्टिस्ट को कैसा होना चाहिए, कॉलर कितनी जल्दी ऊपर हो जाती है लोगों की, और काम बिना काम सीखे। तो विदेशों में जब जब मैंने शो किया, मेरे साथ जितने भी लोग थे, अनूप सोनी थे, यशपाल शर्मा थे, अतुल कुलकर्णी थे, महाराष्ट्र के 2 बड़े एक्टर्स थे मेरे साथ, जिन्हें महाराष्ट्र का गुलजार कहा जाता है, गणेश यादव थे। उनके साथ काम करके मुझे लगा कि विदेशों में प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ की सेट डिजाइन, वहाँ के ऑडिटोरियम इंचार्ज कैसे होते हैं, वहाँ लोग कैसे डील करते हैं, एक नई टीम आई है इंडिया से, उसको कैसे सर्व करना है, कैसे उनको कंफर्टेबल करना है। सोचिए, मेरी एक फोटो है, गुलजार साहब के साथ बैठा हूँ मैं ऑडिटोरियम में, और वहाँ बैठा बैठा मैं लाइटिंग कर रहा हूँ पूरी। इतनी सी एक डब्बी थी मेरे पास, उन्होंने दे दी मुझे कि आप यहाँ से करिए, को क्या चाहिए हम सब कर देंगे, आप किसी चीज को टच करने की जरूरत नहीं, आप आराम से बैठिए। बीच में पानी भी पिला रहा है। तो मैं हिंदुस्तान में भी अलग अलग ऑडिटोरियम में जाता हूँ, वहां पे जो ऑडिटोरियम का मैनेजर होता है, वहां पे जो लाइट का इंचार्ज होता है, वो कैसे मुझसे बात करता है। और जब मैं विदेश में एलिस टूली में कर रहा था, लिंकन सेंटर में, तो वो एक आदमी मुझसे कैसे बात कर रहा था, ये सीखा मैंने कि कैसे इंडिया से 22 घंटे का सफर करके एक टीम आई है, उसको कैसे कंफर्टेबल कर दिया कि सर आप टेंशन मत लीजिए, आपकी जितनी भी लाइटिंग है सर, वो तो हाफ एन आवर की लाइटिंग है, हाफ एन आवर में हो जाएगी। और जब मैं यहाँ पे काम करने जाता हूँ तो ओ हो मतलब उस पर किताब लिखी जा सकती है। प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, ये मैंने बड़े लोगों के साथ रह के सीखा, विदेशों में काम करते हुए सीखा, जिसका उपयोग मैंने किया जब मैं भारत रंग महोत्सव का टेक्निकल डायरेक्टर होता हूँ। तो जब श्रीलंका से टीम आती है, ऑस्ट्रिया की टीम आती है, तो जैसी वो टीम आती है, मेरा ये दायित्व होता है कि एक भारतीय होने के नाते मैं उसको कैसे कंफर्टेबल करूँ कि सर सब कुछ हो जाएगा, आप बैठिए आराम से, लाइट हो जाएगी, सेट हो जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी आ जाएगी, खाना आ जाएगा, जो आप चाहेंगे होगा। क्योंकि एज ए टेक्निकल कोऑर्डिनेटर मेरी ड्यूटी है कि जो बाहर से जो टीम आई, वो बाहर जाकर कहे कि भाई एनएसजी का भारत रंग महोत्सव था और उसमें हमको क्या हॉस्पिटैलिटी थी। तो ये चीज भी मैंने गुलजार साहब की वजह से, सलीम आरिफ की वजह से सीखी। और नो डाउट ये मानना पड़ेगा, चाहे सिनेमा हो, चाहे थिएटर हो, चाहे, मुझे लगता है कि ये संस्कार डिसिप्लिन का वेस्ट में सीखा जा सकता है, वहां जाकर के हमने सीखा। तो मुझे ये मेरा अनुभव ये रहा कि मैंने वहां डिसिप्लिन के बारे में बहुत सीखा। जी सर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, आपने बिहेवियर बताया वहां पे लोगों का कैसा है काम करने का, प्रोफेशनलिज्म। इसके अलावा वहां पे जो थिएट्रिकल स्पेस है और हमारा जो यहाँ का इंडिया का थिएट्रिकल स्पेस है, जो वहाँ का टेक्निकल चीजें है, लाइटिंग, सेट्स वगैरह, और हमारे इंडिया में जो है, दोनों में क्या डिफरेंस है और हम किस लेवल पे एग्जिस्ट कर रहे हैं इंडिया में? अब ये आज जो 2020 की अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान के कुछ बड़े बड़े शहरों में हम लोगों ने प्रॉपर ऑडिटोरियम्स क्रिएट किए हैं, प्रॉपर टेक्निकल, जहाँ पे लोगों के पास प्रॉपर कंसोल बोर्ड भी हैं। लेकिन ये बात मैं उस शहर में रह के खड़े होकर बोल रहा हूँ जिस शहर में एक ऑडिटोरियम है और वहाँ कंसोल बोर्ड नहीं है। मेरे ही शहर में ऑडिटोरियम में बहुत बुरी हालत है, कभी भी गिर सकता है वो। लेकिन भारत में जो भी एनएसडी से और बीएनए से निकले हुए जो लोग हैं, जो टेक्निकल लोग अपने अपने शहरों में काम कर रहे हैं, मुझे लगता है वो हमेशा अब इस कोशिश में लगे रहते हैं कि जो भी उनके पास ऑडिटोरियम्स है, जो स्पेसेस वो क्रिएट कर रहे हैं, वो इक्विप्ड हो, वो थिएटर करने लायक हो। लेकिन इनकी तादाद बढ़नी चाहिए और तादाद बढ़ेगी, क्योंकि भारत में बहुत देश है, भारत में बहुत शहर है, छोटे छोटे जिले हैं, गांव हैं, जिनके अंदर ऐसे एक्सपर्ट्स की जरूरत है। क्योंकि हालात अभी भी उतने अच्छे नहीं है जितने मैंने बाहर देखे हैं। क्योंकि बाहर का लंबे टाइम से एक डिसिप्लिन में चला आ रहा है, वहां पे छोटे छोटे देश है, भारत जितना बड़ा देश भी नहीं है, तो सारे लोगों को सारे सुविधाएं मुहैया करवाना बड़ा मुश्किल है। अब राजस्थान से छोटे तो देश है बाहर, तो ये इतनी जल्दी ये कह देना कि भारत में बहुत कुछ नहीं है, हाँ गुंजाइश बहुत कुछ है, लेकिन अपने स्तर पे काम बहुत हुआ है। मैं चंडीगढ़ जाता हूँ रविंद्र ऑडिटोरियम में, तो वहाँ अच्छा है, कमांडो ऑडिटोरियम बहुत अच्छा है, एसआरसी का ऑडिटोरियम बहुत अच्छा है। लेकिन कानपुर का जो लाजपत भवन है वो बहुत बुरा है। मैंने कानपुर दर्पण के साथ मैंने 3-4 प्ले डायरेक्ट किए जब माँ साहब का जो बेटा है वो था, तो वहाँ बहुत हालत खराब है उस ऑडिटोरियम के, जो भी वो भवन है वहाँ पे एक बीच में पार्क के पास। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि भारत में और जरूरत है, जितने भी कम से कम ऑडिटोरियम्स बने, मुझे लगता है कि उन ऑडिटोरियम का इंचार्ज या तो किसी थिएटर एक्सपर्ट को होना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रशिक्षित इंस्टीट्यूट से निकला हुआ हो, बीएनए से, एसआरसी से, या किसी भी थिएटर इंस्टीट्यूट से, जिससे कि वो उसको कम से कम टेक्निकली इक्विप्ड कर सके। पर अंतर बहुत है, भारत में अभी बहुत गुंजाइश है, बहुत दयनीय स्थिति भी है, और विदेशों से हम इस बात को सीख सकते हैं, वहाँ बहुत प्लानिंग के साथ काम होता है। जी सर।
सेट और लाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरा और है। आप बहुत सालों से सेट और लाइट डिजाइन कर रहे हैं। एक एक्टर कितना इम्पोर्टेंस देता है जिस सेट में वो काम कर रहा है, स्पेशली इंडिया में, और जो सेट आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें उसका रिस्पॉन्स कैसा रहता है कि हाँ आज मैंने एक अच्छे सेट में काम किया, इसने मुझे बहुत मोटिवेट किया, उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं। एक शेक्सपियर का एक प्ले कर रहे थे हम लोग, ओथेलो, और वो रियल टेक्स्ट में कर रहे थे हम लोग, मतलब सिंपल इंग्लिश में नहीं था, हमारा रियल टेक्स्ट में ही करना था, और हम गुजरात में राजकोट में कर रहे थे। और तो जब हम सेट बना रहे थे तो एक्टर्स के साथ मैंने बोला भाई जब मैं सेट डिजाइन करूं तो सारे एक्टर्स मेरे साथ बैठे, कॉस्ट्यूम मैंने डिजाइन किया तो मैंने बोला आप सब लोग मेरे साथ बैठे हैं, तो सब एक्टर्स ने बोला सर हम ऑलरेडी रिहर्सल तो कर रहे हैं, आप सेट के साथ क्यों बिठाना चाहते हैं। मैंने कहा उस सेट पे तुमको 2 घंटे बिताने हैं, तो जब मैं डिजाइन करूंगा तो तुम्हें पता रहेगा कि अगर तुमने गाउन पहना हुआ है और मैंने अगर सेट के अंदर शार्प एजेस रख दी और तुम दौड़ के जा रही हो, तो वो जो शार्प एजेस जो कोना है, अगर मैंने सेट में कोई कोना रख दिया तो तुम्हारा तो गाउन अड़ जाएगा, उसमें फट जाएगा। तो मुझे तुम्हारा सेट को डिजाइन करते वक्त इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि एक्टर का एक मूवमेंट है दौड़ते हुए का, और वो सीढ़ियां चढ़ती है, तो जो सीढ़ियों का जो कोने है उसको मुझे मोल्डेड राउंडेड करने पड़ेंगे, जिससे कि वो गाउन उसके ऊपर से आराम से स्लिप होकर निकल जाए। तो डॉक्टर ने बोला हाँ। मैंने कहा क्योंकि एक सेट अगर अच्छा है या बुरा है ये तुम्हें पता लगेगा जब तुम एक्टिंग करोगे। एक सेट डिजाइनर का काम होता है कि कॉस्ट्यूम कैसा है ये भी ख्याल रखे, फिर सेट की रिक्वायरमेंट क्या है, स्क्रिप्ट क्या बोल रही है, जो एक्टर को इंस्पायर कर सकता है क्या। ऐसा नहीं है कि अब आपके पास 15 लाख रुपए है जैसा कि एनएसडी में होता है तो 15 लाख लगा देना है। हो सकता है आपका काम 1500 रुपए में हो जाए, मुझे मेरा नाटक में 1500 में काम हो रहा है तो 15 लाख की क्या जरूरत है। तो सेट, तो मैं जब भी सेट लगाता हूं इस तरह का जिससे एक्टर जब मंच पे चढ़े तो उसको अपनी सृष्टि का निर्माण नहीं करना पड़े। जैसा कि एक्टर के लिए कहा जाता है कि एक्टर अपनी सृष्टि का निर्माण करता है मंच पे खड़े होकर के, मैं उसको सृष्टि बना के देता हूं कि जैसे ही वो विंग से पांव रखे अपने आप को पाए कि हाँ अब इस वक्त मैं वाकई में किसी किले में हूं, या मैं किसी घर में हूं, या मैं रसोई में हूं, या मैं जंगल में हूं, या मैं एक टेंस स्पेस में हूं, या मैं बियर बार में हूं। वो बियर बार कम से कम संसाधनों में मैं दे सकता हूं तो मैं ट्रेनिंग मेरे काम की है। मैं वो बियर बार में बहुत पैसे लगाकर 20-25 लाख लगाकर मैं बियर बार बनाता हूं स्टेज पर, तो इसका मतलब मेरी ट्रेनिंग में कोई फॉल्ट है। मुझे कम से कम संसाधनों में ऐसा स्पेस क्रिएट करके देना है कि एक्टर जब बाहर निकले तो बोले सर मुझे हेल्प मिल रही थी, जब मैं एक्टिंग कर रहा था तो मुझे हेल्प मिल रही थी। वैसे मैंने 4 से 5 करोड़ का सेट भी लगाया है मैंने, तो जहां जरूरत थी तो वहां एक्टर जब एक्टिंग कर सर यार मजा आ गया सर, क्या वीडियो दिया लोगों ने, हाथी आ रहा है रियल और घोड़े भी रियल आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो मैंने कहा बेटा उसकी जरूरत थी क्योंकि एक वक्त में 10,000 लोग देख रहे थे, तो 10,000 लोगों के देखने के लिए मुझे कैनवास बड़ा करना पड़ा, किला बनाना पड़ा कि वहां पे राजा आए तो हाथी पर ही आए, फिर हाथी का मैं डमी नहीं ला सकता था, वहां हाथी ही चाहिए था मुझे। तो वो जब काम करता हूं तो अभिनेताओं को बहुत हेल्प मिलती है, पर मैं उस तरह का निर्देशक नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि बजाय इसके कि एक्टर प्रभावित हो सेट से, वो एक्टर से इंस्पायर हो। एक्टर उस सेट से इंस्पायर होना चाहिए कि मेरी परफॉर्मेंस इंस्पायर हो रही है कि नहीं हो रही है इस सेट से, बजाय इसके कि सर वाह क्या पैसा लगाया आपने, क्या सुंदर है, क्या खूबसूरत है, तो वो नॉनसेंस है। तो मेरी ट्रेनिंग क्योंकि कारण जी के साथ की है, मैं कारण जी के साथ अंतिम क्षणों में हम लोग थे, तो कारण जी इस बारे में बहुत बात करते थे कि हम विकासशील देश हैं, हम स्ट्रगल करने वाले देश हैं, हम 45 लाख का सेट नहीं लगा सकते बेटा। हम 45 रुपए में तुम ये काम कर सकते हो तो मुझे लगेगा कि तुमने वाकई ट्रेनिंग ली है, लेकिन 45 लाख लेकर तो बेटा कोई भी कर देगा। तो दोनों ही रूपों में जब मुझे पैसा दिया जाता है या जब मेरे पास पैसा नहीं होता है, मैं सेट जो लगाता हूं वो स्क्रिप्ट की जरूरत होनी चाहिए और एक्टर को इंस्पायर करे और एक्टर को हेल्प करे, वैसा होना चाहिए। तो अधिकांश एक्टर मेरे यही बोलते हैं सर कि सर एक्टिंग करते हुए हमको काफी कुछ तो आपके सेट से मिल जाता है, तो हमें मेहनत कम करनी पड़ती है। मैंने कहा वैसे कम करनी पड़ती है बेटा ठीक है, लेकिन तुमको करनी चाहिए मेहनत, तो अलग बात है। तो ये एक्टर का एबिलिटी मेरे साथ ये रहता है रिएक्शन। जी सर। सर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर हम ऑडियंस की बात करें, ऑडियंस कितना नोटिस करती है एक सेट को, उनका क्या रिव्यू या रिस्पॉन्स मिलता है आपको? मैं जोधपुर की तो बात करता हूँ आपको, मैं जोधपुर में मैंने किया है, मैं लखनऊ में किया है, जहां पर भी, तो सेट जो है वो कहानी को संप्रेषित करने में सहायक भूमिका निभाता है। उतना ही काम है सेट का कि वो जो भी एक्टर क्रिएट कर रहा है आगे,
जो दो एक्टर मिलकर के एक परिस्थिति पैदा कर रहे हैं, उस परिस्थिति को सपोर्ट करने के लिए होता है सेट। पर पिछले 12-15 सालों में ऐसा हुआ है कि एक विजुअल बम्बार्डमेंट शुरू हो गया है स्टेज पर, जिसकी जरूरत नहीं है वो भी मंच पर लाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, जैसा कि लादा जा रहा है ऑडियंस पे। तो ऑडियंस पे जब सेट लादा जाता है तो ऑडियंस रिएक्ट करती है कि यार इतनी जरूरत तो नहीं थी, ये इतना ग्लिटर क्यों कर दिया आपने, ये तो काम आसान है। क्योंकि अब लोग समझदार हो गए, लोगों के पास ये मोबाइल, गूगल, दुनिया भर का थिएटर देखते हैं वो, तो वो ये जानते हैं कि आसान और अच्छा क्या होता है, बजाय कि मुश्किल और बेढंगा। तो या अभी एक प्रथा चल पड़ी है, नया निर्देशक निकलता है किसी इंस्टीट्यूट से, तो वो लगता है कि मैं ऑडियंस को ना चौंका दूंगा, तो ऑडियंस को चौंकाने में लगे रहते हैं, तो फिर वो ऑडियंस को मनोरंजन नहीं दे पाते। तो ऑडियंस आजकल समझदार हो गई है, वो देख लेती है कि बेटा 10 मिनट तो दिखाई देगा मुझे सेट, उसके बाद सेट का यूज भी कर रहे हो या नहीं। पता लगा सेट लगा तो दिया, पर डायरेक्टर ने एक्टर से उसको उपयोग ही नहीं करवाया। आपने मान लीजिए सेट के ऊपर आपने 4 लेवल्स रख दिए, लेकिन 4 लेवल्स का आपने पूरे प्ले में यूज क्या किया है? क्या आपने लेवल्स को एक्टर के साथ यूज किया है, या उन लेवल्स को मल्टी लोकेल के नाम से यूज किया है? तो क्या एक्टर की वैसी कोई डायरेक्टर की कोई ट्रेनिंग है ऐसी कि एक सेट को कैसे ज्यादा से ज्यादा यूज करना है? तो वो नहीं होता है, लेकिन पहला इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए लगा दिया जाता है। तो आजकल ऑडियंस उतनी प्रभावित नहीं होती है, लोग अब एक्टिंग जानती है, लोग एक्टर अब बाहर निकलने के बाद ऑडियंस स्क्रिप्ट और सबटेक्स्ट और इम्पैक्ट के ऊपर बातें करती है। तो अब इतना मूर्ख नहीं बना सकते, लेकिन अभी है कुछ नए बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो उनको लगता है कि नहीं थोड़ा पैसा लगा देंगे स्टेज पे तो ऐसा ऑडियंस नहीं, ऑडियंस समझदार है बहुत। अगर ऑडियंस बड़ी से बड़ी फिल्म को मना कर देती है कि नहीं सॉरी ये तो कहानी अच्छी नहीं है, तो अब वो थिएटर में भी समझदार ऑडियंस है, तो ऑडियंस का ज्यादा रिएक्शन नहीं होता आजकल उतना। एक जमाने में होता था। अच्छा जी सर। सर हम पहले क्वेश्चन में बात कर रहे थे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया की थिएटर के स्तर की, तो आप कई सालों से जोधपुर में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपका अपना थिएटर ग्रुप भी है अभिनय गुरुकुल करके। वहाँ पे काम करने, अपने होम टाउन में काम करने का अनुभव कैसा रहा और कैसे चीजें परिवर्तित हो रही हैं धीरे धीरे, उसके बारे में थोड़ा? देखिए एनएसडी करने के बाद अपने शहर में आना ऐसा ही है जैसा पाकिस्तान बॉर्डर से अंदर पाकिस्तान में चले जाना चुपके से। क्योंकि जब आप, ऐसा होता है कि ये मेरी धारणा है इसमें, ये बात जब एनएसडी के लोग सुनेंगे तो शायद वो मुझे मारें या मेरे लिए गिरफ्तारी का वारंट भेज दें, पर मेरा ऐसा मानना है कि एनएसडी के अंदर जब बच्चा 3rd ईयर में पास आउट होता है ना, तो अंतिम दिन हॉस्टल में एक चमत्कार होता है, एक चमत्कार हो जाए रात को, अगले दिन तो पास आउट होने वाला ना, रात को एक चमत्कार होता है कि जब वो सुबह उठता है तो उसके सर पे 2 सींग और पीछे एक पूंछ उग जाती है। अच्छा। वो सींग तो दिखाता है अपने शहर वालों को कि देखो मैं सीख के आ गया हूं, अब तुम क्या बिगाड़ लोगे मेरा। और पूंछ जिंदगी भर हिलाता है वो मिनिस्ट्री के आगे, स्कूल के आगे, सर कुछ दे दो काम तो काम चले। अच्छा। तो ये बहुत ही भयानक स्थिति है। अब मैं जिस शहर से सीख के निकला हूँ, वो शहर के लोग सारे जो मेरे सीनियर हैं, उससे ज्यादा अक्लमंद मैं कैसे हो सकता हूँ? तो अपने शहर में काम करते वक्त ये जो मेरे से पहले जितने लोगों ने किया होगा उसका दंड तो मुझे तो भुगतना ही पड़ेगा। तो जब शहर में आते हैं तो पहले लोग आपको ये चेक करते हैं कि देखो थोड़ा एरोगेंस आ गया होगा, कैसे काम करेगा, तो उसको ठीक करते करते बहुत वक्त लग जाता है। मुझे बहुत वक्त लगा, मैंने तो गुजरात में भी काम किया, फिर पूरे हिंदुस्तान में जब काम करते करते एक वक्त लगा पति पत्नी दोनों को कि नहीं अब हमको जोधपुर में काम करना है। और यहाँ आते ही मुझे लगा सबसे पहला कि मेरा स्पेस कहाँ है, मेरे पास जगह नहीं है काम करने की। तो अभी देख लीजिए जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे पीछे जो दिख रहा है आपको, ये 20 बाई 60 का एक पूरा स्टूडियो है जहाँ परफॉर्मेंसेस भी होते हैं, लोग यहाँ बैठ के नाटक देखते हैं। मैंने ये तुरंत पापा को बोल दिया कि घर में टेरेस मुझे दे दीजिए। ये मैंने मेरे टेरेस पे बनाया है, जहाँ लोग आते हैं परफॉर्मेंसेस देखते हैं। तो बहुत मुश्किल था सफर, लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल था, पैसा भी नहीं था। हम तो दोनों पति पत्नी एनएसडी करने के बाद प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में गुजरात में, लेकिन एक दिन लगा जॉब नहीं कर सकते, टेम्परामेंट नहीं है हमारा, जॉब छोड़ के आ गए दोनों। अब दोनों यहाँ काम करते हैं, हमारा ग्रुप है, यहाँ कोर्सेज चलते हैं हमारे। और अभी भी आपसे जब बात कर रहा था उससे थोड़ी देर पहले अब एक बैच जा चुका है, मैडम क्लास ले रही थी उसकी एक्टिंग टेक्निक्स की। तो हम लोग जोधपुर में काम करते करते अभी लग रहा है कि
पिछले 4-5 सालों में हमने वो जगह बनाई है कि लोग हमारे प्ले देखने आते हैं, हमसे बात करने आते हैं, एक्टिंग के लिए भी आते हैं और दूसरी कामों के लिए भी आते हैं कि सर एक्टर में बच्चे को मैं भेज रहा हूँ, आर्मी का एग्जाम है, आप इसको थोड़ा ट्रेन कीजिए, कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम आ रही है, स्पीच की प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे को खुद को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। लेकिन हम ये जो मेरे पीछे जो आपको स्टेज दिख रहा है पूरा, अभी पर्दे मैंने बांध दिए हैं, तो ये सारी विंग्स बनाई है मैंने। तो इस यहाँ पे बाकायदा स्टेज है 8 इंच 9 इंच का। यहाँ परफॉर्मेंस, यहाँ पे कहानी का रंगमंच होता है, परफॉर्मेंसेज होती है, टिकट शोज होते हैं, और सारे एक्टर्स जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो भी 40-45 एक्टर्स हैं, उन सब में से अब 4-5 लोगों को मैंने डायरेक्टर का जिम्मा सौंप दिया कि बेटा आप तुम डायरेक्ट करो, हमारा काम खत्म हो गया, मेरी दाढ़ी थोड़ी थोड़ी सफेद होने लग गई है। तो अब जाके मुझे लग रहा है कि जोधपुर में या किसी भी शहर में अगर आप थोड़ा फोकस होकर काम करें तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना सिनेमा करने की जरूरत है, ना नौकरी करने की जरूरत है, आप अच्छा काम कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आप थोड़ी देर पहले एक बड़े प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, शायद आप दुर्ग गाथा की बात कर रहे थे, लाइट एंड म्यूजिक शो जो आपने वहां पे किया। उसका मोटिवेशन क्या रहा, आइडिया कहाँ से और कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्चुअली मैं दिल्ली में था 2007 में, तो 2007 में मैंने एक लाल किले पे एक प्रोडक्शन किया था 5-7 हजार लोगों के साथ। तो मुझे लग रहा था ऐसा एक काम मुझे कभी करना, उसमें मैं असिस्ट कर रहा था, मुझे लगा ये वाला काम मैं और बेहतर कर सकता हूँ। मतलब 5000 लोगों को कंट्रोल करना और उनसे एक्टिंग करवाना, उनसे डांस करवाना, गाना गवाना, इंस्ट्रूमेंट बजवाना, वो सब देखा मैंने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। हमने 10 दिन रिहर्सल की थी। तो मुझे लगा ये काम मुझे करना है। और जैसे ही मैं जोधपुर पहुंचा, तो आपको याद होगा एक महाराष्ट्र का एक बहुत फेमस नाटक है जानता राजा, जो शिवाजी की कहानी है, तो उसका एक शो हुआ था जोधपुर में। और वो शो जिस आदमी ने करवाया था उनका नाम है निर्मल गहलोत। यहाँ पे एक बहुत बड़ी इनकी इंस्टीट्यूट है। तो उस दिन लास्ट डे मीडिया ने उनसे बोला, साहब हमारे जोधपुर शहर का एक बहुत बड़ा वॉरियर है दुर्गा दास, वो जब ऑलरेडी है यहाँ पे, तो आपने शिवाजी की कहानी यहाँ क्यों की, इतना पैसा दिया आपने 30-35 लाख रुपए। तो उन्होंने निर्णय लिया कि अगले साल मैं दुर्गा दास पर एक लाइट एंड साउंड शो करूंगा, पर मुझे नहीं पता कौन करेगा। तो उन्होंने हमारे शहर के एक बहुत अच्छे राइटर हैं अयोध्या प्रसाद गौड़, उनसे बोला आप स्क्रिप्ट लिखिए। और अयोध्या प्रसाद गौड़ और हम लोग थिएटर करते थे साथ में बहुत टाइम से। तो उन्होंने बोला यार एक शो करने वाले हैं और उनको डायरेक्टर चाहिए। उन्होंने जोधपुर के सारे लोगों को बुलाया, डायरेक्टर्स को, कि कौन डायरेक्ट कर सकता है ये प्रोडक्शन। तो वहां मैं निर्मल जी से मिला पहली बार, और वहां पे कुछ बातें हुई, और अंत में जब कि ऐसा प्रोडक्शन करने के लिए क्या सेटअप चाहिए, किस तरह का सोच चाहिए, तो फिर अंत में उन्होंने बोला कि ठीक है कल आप दोनों मिलने, पति पत्नी मिलने आइए मुझसे। और उन्होंने वो प्रोजेक्ट मुझे दिया कि आप इसको करिएगा, जो चाहिए आपको मिलेगा, जितना प्रोडक्ट, जितना बजट है, कोई टेंशन नहीं। वो करोड़ों में चला गया बाद में, और उसके लिए वो तैयार थे। लेकिन संयोग देखिए उसमें, जो जिस पता नहीं ये कौन सी सुपर पावर है, कोई नेचर ऐसा कुछ होता होगा, मैं भगवान, मैंने देखा तो नहीं भगवान को, पता नहीं कोई शक्ति होती होगी। लेकिन निर्मल गहलोत का जन्मदिन है 13 अगस्त, और वीर दुर्गादास जिनकी कहानी हम कर रहे थे उनका जन्म है 13 अगस्त। तो इसलिए उन्होंने बोला यार मैं दुर्गादास पे कहानी करना चाहता हूँ, क्योंकि उनका जन्म है 13 अगस्त। तो जब स्क्रिप्ट पूरी आई खत्म, और मैं स्क्रिप्ट पढ़ के एक दिन मैं उनके यहाँ गया, मैंने कहा निर्मल जी आपको पता है इसमें क्या खास बात है? मैं जन्म को लेकर के बोला हाँ मुझे पता है कि इसमें दुर्गादास का जन्मदिन और मेरा जन्मदिन एक ही है। मैंने कहा मैं आपको ये बताने आया हूँ कि मेरा जन्मदिन भी 13 अगस्त है। तो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और जिसकी कहानी कर रहे हैं कैरेक्टर, उन तीनों का जन्म 13 अगस्त को है, और ये संयोग था। तो मुझे लगा उस दिन, मैंने कहा नहीं ये कोई संयोग है जिसकी वजह से ये प्रोडक्शन होना तय होगा। और तब उस वक्त मुझे और मैडम को चिकनगुनिया था, हम खड़े नहीं हो पाते थे। बावजूद इसके 850 एक्टर्स को लेकर के, हाथी घोड़े ऊंट सबको लेकर के हमने रिहर्सल्स की बड़ी सी स्कूल में, और एक्टर्स को अरेंज किया। और जब हमने, हमारे यहाँ शहर का बहुत बड़ा एक मैदान है रावण का चबूतरा, जहाँ पे रावण जलता है दशहरे को, 10-15 हजार ऑडियंस बैठती है वहां पे। और वहां पे बहुत ही विशाल का एक किले का निर्माण करवाया गया, सेट को दिया गया। जब वो काम मैं कर रहा था रिहर्सल में दौरान, तब मुझे वो दिल्ली का मेरा प्रोडक्शन याद आ रहा था, जो मैंने कहा था मैं 5000 एक्टर को लेके करना चाहता हूँ, और मुझे 800 एक्टर के साथ कितनी परेशानी हो रही थी। तब मुझे लग रहा था, तो मेरे सारे अभिनय गुरुकुल के जो एक्टर्स है वो सारे असिस्टेंट थे। तब मुझे लगा था कि नहीं, निर्देशक जो होता है वो सब कुछ नहीं होता है। अगर निर्देशक के पास एक अच्छी टीम नहीं हो, मेरे पास अगर मेरे सारे एक्टर्स नहीं होते जो काम करने वाले हैं, तो मैं शायद ये नहीं कर पाता। और अंततः जब पहला शो जिस दिन हुआ था, उस दिन तो हम सबकी आंखों से आंसू आ गए थे
क्योंकि वो जितना विशालकाय था हम सोच नहीं पा रहे थे कि इतना बड़ा काम कर लेंगे। और आज भी राजस्थान का वो सबसे बड़ा लाइट एंड साउंड शो है। और मैं अभी हर बार जब मुझे मौका मिलता है तो मैं कहता हूँ ये शो मैंने और मेरी पत्नी ने नहीं किया है, ये अभिनय गुरुकुल की टीम ने, मेरे राइटर अयोध्या प्रसाद गौड़ ने, और एक ऐसा आदमी जिसकी हिम्मत थी निर्मल गहलोत, उन्होंने ये किया है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा उसके साथ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर आपने डायरेक्शन किया, आप डायरेक्शन कर रहे हैं, आपने डिजाइन भी किया, आपने एक्टिंग भी की। इसके अलावा सर आपके सीनियर रॉयस्टन एबल 15 अगस्त पे उन्होंने एक म्यूजिकल प्रोग्राम किया, आपने उसमें भी म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया, उसके एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताएं। वो ऐसा है कि वो 1957 की जो क्रांति है उसके 150 वर्ष पूरे हुए थे। अच्छा। तो मेरठ से एक टीम चली थी जो सुबह 5 बजे लाल किला पहुंचेगी, और लाल किले को, पूरे लाल किले के ऊपर हमारे सारे एक्टर्स होने वाले थे, बैठने वाले थे, और वहां एक शो शुरू होने वाला था सुबह 5 बजे, जिसमें, और सुबह 5 बजे पूरा कर्फ्यू था दिल्ली में उसके लिए, कोई आ नहीं सकता था, कोई जा नहीं सकता था, और नेता प्रतिपक्ष और नेता सब लोग बैठे थे सामने। और उस शो को हमको तैयार करना था। उसमें रॉयस्टन एबल जो हमारे पास आउट है, उन्होंने मुझे विंड इंस्ट्रूमेंट्स को करने का काम दिया था कि इस पूरे लाल किले की जो ऊपर जो आप खिड़कियां देखते हैं और दोनों तरफ 2 बुर्ज हैं, वहां पे भारत के जितने भी फूंक वाद्य है, फूंक से बजने वाले जितने वाद्य थे, वो सारे कलाकार वहां थे। उनका डिपार्टमेंट मेरे पास था। किसी के पास डांस का डिपार्टमेंट था, किसी के पास स्पीच का डिपार्टमेंट था, किसी के पास और जो जितने भी फोक आर्टिस्ट होते हैं इंडिया के, सब लोग थे वहां पे। और अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock शो था वो। तो उसके लिए हम 10 दिन हमने तैयारी की। सोचिए 5000 एक्टर्स, 10 दिन रिहर्सल और शो। और शो रिहर्सल होती थी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, जिनकी भाषा भी नहीं जाता। केरला से भी था कोई उड़ीसा से भी था, कोई राजस्थान से था, मध्य प्रदेश से था, यूपी से नौटंकी के लोग आए थे। सबसे बातें करना, इतने लोग थे हम समझ ही नहीं पाते थे कहां से शुरू होगा कहां खत्म होगा। लेकिन रॉयस्टन क्योंकि एक बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट डायरेक्टर है, उन्होंने 10 दिन के अंदर ऐसा सबको एडजस्ट किया, कौन कहां से आएगा, कैसे शुरू होगा। और विशाल का मंच हमने लाल किले के सामने भी बनवाया, और लाल किले के ऊपर भी, मतलब प्राइम मिनिस्टर के पीछे 2 बड़ी वो राइफल लिए हुए लोग खड़े रहते मेरे पीछे। मेरे पास एक पास था प्राइम मिनिस्टर तक जाने का, वहां खड़े होकर मुझे इशारा करना था उनको कि स्टार्ट। तो मैं तो कांप रहा था कि पीछे 2 लोग खड़े हैं, पता लगा गलती से कुछ कर दिया तो स्टार्ट की जगह एंड हो जाएगा। लेकिन वो काम का जो मुझे मौका मिला वहां करने का, तब मुझे पता लगा कि प्रेशर में कैसे काम होता है। और वहां जो सामने ऊपर खड़े जिनको मुझे गाइड करना है, वो एक भी पढ़ा लिखा नहीं है, सब अनपढ़ बेचारे कलाकार हैं, लोक नाट्य के कलाकार हैं, जो गांव में रहते हैं। उन्होंने सिर्फ ये पता था उनको कि जब ये आदमी हाथ ऊपर उठेगा हम सबको फूंक वाद्य शुरू करना है। तो जब मैं ये सब कर रहा था तो मुझे ये दिन याद आ रहा था जब मैं एनएसजी में गया। मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ भी कभी करने को मिलेगा मुझे, ये सब करने के लिए वो एबिलिटी शायद मुझे स्कूल नहीं थी। स्कूल के छोटे छोटे लोगों ने, टीचर्स तो अपना काम करते ही हैं, लेकिन टीचर्स तो क्लास करके चले जाते हैं एनएसजी में, लेकिन उसके बाद जो स्टाफ रहता है उनका, लाइटिंग डिपार्टमेंट का स्टाफ जो रात रात पर बैठा रहता है, कारपेंटरी डिपार्टमेंट रात रात पर बैठा रहता है, चाय वाला जो हमारे यहाँ होता है, कॉस्ट्यूम वाले होते हैं, जो पंडित जी होते हैं जो बैठे बैठे बातें करते रहते हैं, एक चाय पिला दो, एक बीड़ी पिला दो। वो लोगों ने जिन्होंने मेरे साथ काम किया, जिनके साथ मैं रात रात पर बैठा रहता था एनएसजी में, जिनका लंबा एक्सपीरियंस था। टीचर तो आते हैं और चले जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, लेकिन वो जो स्टाफ है वो आदमी बैठा रहता है, लंबा काम होता है उनका। मुझे लगा एनएसजी में मुझे उन लोगों से मैंने ज्यादा सीखा, किरण भाई जैसे लोगों से, पंडित जी जैसे लोगों से। वो लोग मुझे ज्यादा, एक माली है हमारे वहां का एनएसजी का, वही, उसने सिर्फ मुझे ये सिखाया कि बेटा तू कितना गुस्सा करता है। मैं बहुत गुस्सा इंसान एनएसजी में। बोला तू इतना गुस्सा क्यों करता है? वो माली अक्सर बोला सुबह सुबह आएगा मेरे साथ बागबानी किया कर, तेरा गुस्सा शांत होगा। तो मुझे लगता है कि मेरे यहाँ तक पहुंचने में, जितना भी मैं पहुंच रहा हूँ, जितना भी मैं काम कर रहा हूँ एक छात्र होने के नाते, उन सब लोगों का, रॉयस्टन एबल, वो जो एक्सपीरियंस वहां का काम करने का, वो जो प्रेशर में सर्व करने का, या एनएसजी के छोटे से छोटे आदमी ने कैसे मुझे संभाला, मैं आज भी आपके माध्यम से उन सबका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ कि कोई इंस्टीट्यूट एक्टर नहीं बनाता है, कोई आदमी चाह करके वहां जाके एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है। वो मुझे लगता है एनएसजी ने बहुत कंट्रीब्यूट किया मेरे इसका यहाँ तक पहुंचने में, उनका बहुत बड़ा हाथ है। सर आप अभिनय, डायरेक्शन, डिजाइन, म्यूजिक सभी में काम कर चुके हैं, किसको सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं? मुझे तो म्यूजिक बहुत एंजॉय करता हूँ मैं। अच्छा। अभी जैसे अभी आपसे बात कर रहा हूँ, सामने आरती हो रही है। अच्छा।
तो आरती की आवाज आ रही, मुझे मेरा ध्यान तुरंत चला गया वहां कि शाम का टाइम है, आरती शुरू हो गई होगी। तो आरती में वो जो नगाड़ा बजेगा और वो घंटी बजेगी, म्यूजिक से मैं जल्दी मोटिवेट हो जाता हूँ। मतलब खराब से खराब मेरा मूड हो और कोई अच्छा गाना बज जाए या कोई इंस्ट्रूमेंट मेरे पास अभी यहाँ पे अभी मैं अगर उसको घुमाऊं लैपटॉप को तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं। तो मैं जब अकेला होता हूँ तो या तो मैं कैसियो कुछ कर बैठता हूँ या मैं सिर्फ अपनी डपली लेके बैठ जाता हूँ या कुछ नहीं तो मैं टेबल पे कुछ बजा रहा होता हूँ। तो म्यूजिक मुझे हेल्प बहुत करता है और कोई प्ले डायरेक्ट करने के वक्त भी म्यूजिक मेरा सबसे बड़ा हथियार होता है। नहीं, म्यूजिक मेरे प्ले में वैसा होगा जो मेरी बात को ज्यादा अच्छी तरह से कह सकता है, मुझे उस पर ज्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आप हमारे देश के जो यंगस्टर है जो ऑलरेडी थिएटर कर रहे हैं या थिएटर की तरफ जाना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देंगे सर? जाने से पहले एक रात और सोचें। अच्छा। एक रात और सोचें कि क्यों जा रहे हैं। क्या आपको कहीं कहीं पहुंचने के लिए थिएटर से जाना चाहते हैं या थिएटर ही करना है? क्योंकि ये जो रास्ता है कहीं पहुंचने के लिए, अगर आप सिर्फ एक कहते हैं कि एक सीढ़ी की तरह यूज करना चाहते हैं इसको कि आगे चले जाएंगे, सिनेमा कर लेंगे, वो उसके लिए तो ठीक तो है, लोग करते ही हैं, कि हम किसी को मना नहीं कर सकते। पर अगर आपके अंदर पढ़ने की आदत नहीं है, अच्छा सुनने की आदत नहीं है, अगर आपका अपने गुस्से पे नियंत्रण नहीं है, अगर आप बहुत जिद्दी हैं, आपको हर चीज जल्दी चाहिए, तो आप ना करें ये काम, क्योंकि इस काम में फिर आप अपना नुकसान करेंगे। हाँ, और अगर ये सब चीजें अंदर आपके अंदर है और आपको इनसे मुक्त होना है तो थिएटर ज्वाइन करें। आपके अंदर थोड़ी भी कमी है किसी चीज को लेकर, आप घर में अपनी माँ को ठीक से जवाब नहीं दे सकते, अपने पिता को ठीक से जवाब देना नहीं आता आपको, और आपको लगता है मैं क्यों ऐसा हो गया हूं, तो थिएटर जरूर करें, आपको तुरंत ठीक कर दिया जाएगा। तो कहते हैं हमारे यहाँ तो कहावत है कि अगर किसी परिवार से आपको परिवार की मदद करनी हो तो उसके बच्चे को थिएटर में डाल दो, उस परिवार का भला हो जाए, कम से कम वो संस्कार सीख जाएगा। उम्र बढ़ते बढ़ते थिएटर आपके साथ बहुत बदलाव करता है, मेरे अंदर बहुत बदलाव किए। तो मैं हमेशा कहता हूँ आज जो 18 साल का बच्चा आया है, 10 साल बाद उस बच्चे के अंदर बहुत बड़े बदलाव होंगे, जहां वो अपने पेरेंट्स की वैल्यू कर सकता है, अपने दादा की वैल्यू कर सकता है, अपनी जिम्मेदारी की वैल्यू कर सकता है, और जहां पर भी जिस स्तर पर भी वो रहेगा वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा अगर आप वो कहते हैं कि कहीं कुछ बनने की और वो है, तो वो उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। एक रात बैठ के सोचें लक्ष्य क्या है। थिएटर जिनको जिंदगी भर करना है उनको थिएटर में आना चाहिए, मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि कहीं और पहुंचना है तो चलो थिएटर का नाम लेके निकल जाए, उससे सिर्फ चीटिंग है वो, और आगे जाके नुकसान ही करती है आपको। जी सर, बिल्कुल सर। कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर बढ़ेंगे। आदरणीय प्रमुख सचिव संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री जितेंद्र कुमार जी एवं निदेशक भारतेंदु नाटक अकादमी श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी की ये जो संयुक्त पहल है रंग समागम, इसके लिए सर आपका एक संदेश। जिस दौर में हम लोग हैं पिछले 6-7 महीने से, और जो सारे के सारे कलाकारों में आपको भी देख रहा हूँ, आप भी मुझे लग रहा है कि एक कलाकार हैं, निश्चित रूप से थिएटर करते होंगे, तो सारे कलाकार एक बड़े मंच से छोटे मंच तक आ गए और हम लोग बात कर रहे हैं। जो लोग उन्मुक्त, दौड़ने वाले, घूमने वाले, मंच पर एक्टिंग करने वाले, कुछ काम करने वाले थे, सब कैद हो गए हैं। ऐसे माहौल में जब सब कुछ छूट रहा था, सबके हाथ लग रहा था कि आस छूट रही थी, ऐसे वक्त में जितेंद्र जी जो कि प्रमुख सचिव हैं संस्कृति विभाग के, या बीएनए के जो निदेशक हैं गुप्ता जी, आरसी गुप्ता जी, उन लोगों ने अगर ये रंग समागम जैसा एक आइडिया सोचा है, मुझे लगता है एक जैसे कि सहारा में किसी को मिल जाए ना, वो रेगिस्तान में किसी को पानी की बूंद मिल जाती है तो कैसा लगता है। तो सभी लोगों ने, जो लोग अपने अपने जगह बैठे हुए तरस रहे थे कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि हम अपने मन का कुछ बात कह सके। मेरे सामने बैठना, जो दर्शक बैठता है मेरे सामने, आज बैठी हुई है आप, तो मुझे लग रहा है कलाकार बैठा हुआ है और मुझे उससे बात करनी है। ये रास्ता, एक पुल जो मुझे लगता है जितेंद्र जी ने और आरसी गुप्ता जी ने बनाया है, इनका थैंक्स शब्दों में नहीं किया जा सकता। बीएनए का थैंक्स उस तरह से नहीं कर सकता कि आपने, मुझे लगता है ये चिरकाल तक आपके ये जो एफर्ट है आपका, ये चिरकाल तक याद रखा जाएगा। और मुझे अक्सर बीएनए के बारे में राजपाल यादव बताते थे, क्योंकि राजपाल थे वहां से, तो वो अक्सर कहते थे, मेरा एक और मित्र है राकेश, जो प्राची पाठक और राकेश जो थे वो बीएनए से थे, तो वो अक्सर ये बात करते थे, इस इंस्टीट्यूट की बात करते थे। तो मैंने हमेशा इस इंस्टीट्यूट को एनएसडी के समकक्ष ही देखा। ये एक ही भाई बहन इंस्टीट्यूट है, एक दिल्ली में है, एक लखनऊ में है, दोनों राजधानी में, एक देश की राजधानी में, एक उत्तर प्रदेश की राजधानी में है। तो
इस राजधानी के जो दो प्रमुख लोग हैं, गुप्ता जी और जितेंद्र जी, मैं आपका जोधपुर की तरफ से, राजस्थान की तरफ से, राजस्थान के पूरे नाट्य परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक ऐसे विकट समय में सबके लिए एक जो पुल बनाया है कलाकारों से कलाकारों को मिलने के लिए, और आपका ये एफर्ट बहुत सराहनीय है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि बीएनए और फले फूले, संस्कृति विभाग और फले फूले, और जल्दी से जल्दी ये सब समस्या से निकले और मैं एक दिन बीएनए में आऊं, सबके साथ चाय पीऊं बैठ करके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप हमारे बीच में आए, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई, अपनी रंग यात्रा साझा की, इतनी प्रेरणा दी आपने, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।